नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर में धमाका, नौगाम पुलिस स्टेशन में जबरदस्त ब्लास्ट, जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट। धमाके में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया, कई घायलों की हालत गंभीर। पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को भारी नुकसान, मानवीय चूक या टेरर एंगल। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कैसे हुआ ब्लास्ट? श्रीनगर के नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिला दिया। इस धमाके में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है, जबकि 27 लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है और कुछ लोग अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश मलबे में जारी है। प्रशासन को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बचाव दल को मलबा हटाने में मुश्किल हो रही है। घटनास्थल से करीब 300 फीट दूर तक मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह था। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से बरामद विस्फोटक पदार्थ की एफएसएल टीम पिछले 2 दिनों से जांच कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थिरता सिर्फ मूवमेंट या हैंडलिंग के कारण नहीं हुई, बल्कि इसमें तापमान, रासायनिक संरचना और कुछ विशेष तत्वों के संपर्क जैसी कई संवेदनशील परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि विस्फोटक सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से लाई गई थी। टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि विस्फोट अचानक रासायनिक अस्थिरता से हुआ या इसके पीछे किसी तरह की साजिश की भूमिका थी। इस विस्फोट को लेकर शुरुआती जांच में 2 एंगल सामने आए हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। पहला एंगल ये है कि पुलिस स्टेशन में जब्त किए गए 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को सील और उसे हैंडल करने की प्रोसेस के दौरान कई चूक हुई, जिसके कारण यह विस्फोट हो सकता है। अमोनिया नाइट्रेट एक सेंसिटिव केमिकल है, जिसे हैंडल करने से जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। वहीं दूसरा एंगल आतंकी साजिश का है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। पुलिस स्टेशन परिसर में जब्त की गई एक कार खड़ी थी, जिसे पहले किसी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जाने के शक में पकड़ा गया था। आशंका है कि इस कार में पहले से आईईडी लगाया गया था, जिसमें ब्लास्ट हो गया और इससे पास में रखे अमोनियम नाइट्रेट में भी विस्फोट हो गया। आपको बता दें, श्रीनगर के नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिला दिया। इस धमाके में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है, जबकि 27 लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है और कुछ लोग अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश मलबे में जारी है। प्रशासन को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बचाव दल को मलबा हटाने में मुश्किल हो रही है। घटनास्थल से करीब 300 फीट दूर तक मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह था। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से बरामद विस्फोटक पदार्थ की एफएसएल टीम पिछले 2 दिनों से जांच कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थिरता सिर्फ मूवमेंट या हैंडलिंग के कारण नहीं हुई, बल्कि इसमें तापमान, रासायनिक संरचना और कुछ विशेष तत्वों के संपर्क जैसी कई संवेदनशील परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि विस्फोटक सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से लाई गई थी। टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि विस्फोट अचानक रासायनिक अस्थिरता से हुआ या इसके पीछे किसी तरह की साजिश की भूमिका थी।
इस विस्फोट को लेकर शुरुआती जांच में 2 एंगल सामने आए हैं, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। पहला एंगल ये है कि पुलिस स्टेशन में जब्त किए गए 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को सील और उससे हैंडल करने की प्रोसेस के दौरान कोई चूक हुई है, जिसके कारण यह विस्फोट हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट एक सेंसिटिव केमिकल है, जिसे हैंडल करने में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। वहीं दूसरा एंगल आतंकी साजिश का है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। पुलिस स्टेशन परिसर में जब्त की गई एक कार खड़ी थी, जिसे पहले किसी अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए जाने के शक में पकड़ा गया था। आशंका है कि इस कार में पहले से आईईडी लगाया गया था, जिसमें ब्लास्ट हो गया। इससे पास में रखे अमोनियम नाइट्रेट में भी विस्फोट हो गया। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख दाऊद, ये धमाका कैसे हुआ? बिल्कुल, आपको पता चलो कि जो 9 नवंबर को जो एक एमिनेशन मिला है हैदराबाद में, तो उसके सिलसिले में कल जम्मू कश्मीर पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजिम वहां पे गए इसकी देखने के लिए। तो जब रात के 11 बजे वहां पे ये एफएसएल की टीम पहुंची और उनके साथ कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस के बंदे भी हैं, तो वहां पे ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें कम से कम 9 की जो मौत हो गई और 27 लोग इसमें जख्मी हो गया है। और ये जो पुलिस स्टेशन पूरा खत्म हो गया है वहां पे। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि ये अनफॉर्चुनेट ये ब्लास्ट अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है। बाकी अभी तहकीकात चल रहा है कि आखिरकार ये किस तरह हुआ है। पर इस वक्त जो खबर यही है कि 9 जो पुलिसकर्मी है उनकी मौत हो गई, जिसमें 2 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नायब तहसीलदार भी है और 27 लोग इसमें जख्मी हैं, जिनको नजदीकी हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है। जी, अब इसमें ये बड़ा सवाल है कि कहीं ये धमाका आतंकियों की साजिश तो नहीं है? बताइए। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि डीजीपी ने भी अभी एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर वाजा कर दिया है कि ये अनफॉर्चुनेट अंदर से ये ब्लास्ट हुआ है। बट अभी तहकीकात चल रहा है, बाकी अभी कोई स्टेटमेंट अभी इस तरह का नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है गुजरात से। पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज। पीएम मोदी गुजरात को देंगे 9,700 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। 250 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। 50 नए एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे। बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आज गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नर्मदा जिले में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में आदिवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:45 बजे नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद वह दोपहर करीब 2:45 बजे डेडियापाड़ा पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ वह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान डीए जगुआ के तहत बने 1 लाख घरों का गृह प्रवेश शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत वाले 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों,
डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज में एक सक्षमता केंद्र और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए इम्फाल में एक जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 250 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह आदिवासी क्षेत्रों में 748 किलोमीटर नई सड़कों और डीए जगुआ के तहत 14 आदिवासी बहु विपणन केंद्रों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अगली बड़ी खबर है एनडीए की ऐतिहासिक जीत, बिहार में जीत, दिल्ली में जश्न। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न है। जीत के जश्न में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। ऐतिहासिक जीत के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद कहा। नीतीश और चिराग की पीएम मोदी ने तारीफ की। आरजेडी के जंगल राज पर पीएम मोदी ने तंज कसा। बिहार की महिलाओं और युवाओं को बधाई दी। बिहार जीत के बाद ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने चुनौती दी। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन 35 सीटों के फेर में फंस चुका है। यहां भी राजद ने 25 सीटों के साथ काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया और कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट गई है। ऐतिहासिक जीत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ जीत के जश्न में शामिल हुए। पीएम मोदी ने एनडीए की बड़ी जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। अपनी संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और भाजपा की रणनीति का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को भी धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने राजद के जंगल राज पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इनमें हर धर्म, हर जाति के युवा शामिल हैं। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वाले पुराने और सांप्रदायिक MY फॉर्मूला को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। बिहार जीत के बाद ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने चुनौती दी। पीएम मोदी ने कहा कि अब बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था, आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां हर परिवार को समानता, सम्मान और अवसर मिलते हैं और जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं,
लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। साथियों, नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। अगली बड़ी खबर है नीतीश सरकार की वापसी। नीतीश के सिर 10वीं बार सजेगा ताज। एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटी। जेडीयू और बीजेपी मुख्यालयों में जश्न। एनडीए ने महागठबंधन को दी पटखनी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे स्थान पर। लोजपा रामविलास ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। आरजेडी बेहद खराब प्रदर्शन कर तीसरे स्थान पर। चुनाव में कांग्रेस का भी बुरा हाल। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार की वापसी हो रही है। चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई है। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे स्थान पर है। आरजेडी बेहद खराब प्रदर्शन कर तीसरे स्थान पर है, तो वहीं कांग्रेस का हाल भी बुरा है। लोजपा रामविलास ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब किसी राजनेता को इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में जनता के समर्थन में रहने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस गौरव को हासिल किया है। नीतीश कुमार की 10वीं पारी सुनिश्चित करने में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर टर्न अराउंड फैक्टर साबित हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की शानदार वापसी के बाद बीजेपी और जेडीयू मुख्यालय में उत्साह की लहर दौड़ गई है। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और जश्न मनाकर जीत का आनंद लिया। अगली बड़ी खबर, बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर सबकी नजर है। वैसे तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद क्या कोई चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच जेडीयू से दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार ना भूत ना भविष्य काल वाला ट्वीट किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए बिहार से हमारे संवाददाता मनीष राज सिंह पटना से लाइव जुड़े हैं। मनीष जी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि फिर से नीतीश कुमार ना भूतों ना भविष्यति, और बाद में फिर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। क्या मायने हो सकते हैं?
जी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं कि जदयू की ओर से एक ट्वीट किया गया था कि भूतो न भविष्यति, फिर से नीतीश कुमार। तो फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इसके पीछे काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं और जैसे कि चुनावों से पहले अमित शाह का एक बयान आया था कि चुनाव के बाद सभी दल के नेता मिलकर के एनडीए गठबंधन के जो विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और वहीं पे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। हालांकि इस बात को महागठबंधन की ओर से काफ़ी उछाला गया और फिर बाद में एनडीए गठबंधन की ओर से यह साफ किया गया कि नहीं, हमारे चेहरा जो होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन इस ट्वीट के किए जाने के कुछ ही क्षणों के बाद जो डिलीट कर दिया गया है, उसको लेकर के फिर से वो कयास उभर के सामने आ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस ट्वीट को डिलीट किए जाने के बाद विपक्षी दलों की ओर से भी काफ़ी कयास लगने शुरू हो गए हैं और खास करके एनडीए गठबंधन में भी ये कयास लगने लगे हैं कि नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन। जी मनीषी, एनडीए की इस बड़ी जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, एनडीए की इस बड़ी जीत के पीछे कई वजहें हैं और उनको एक बयान में या एक शब्दों में समेटना संभव नहीं है। एनडीए की इस बड़ी जीत के पीछे तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी वजह जो है कि नीतीश कुमार ने आखिरी क्षणों में जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटे और महिलाओं को सरकार की ओर से यह आश्वस्त किया गया कि यदि नीतीश कुमार की सरकार आएगी तो ये फिर से जारी रहेगा। प्लस नीतीश कुमार की जो पहले की नीतियाँ रही हैं शराबबंदी की, वह भी महिलाओं के लिए काफ़ी राहत देने वाली बात थी और यही वजह रही है कि जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में वोट देंगी, वो उन्होंने वोट दिया भी। और एक दूसरी बड़ी वजह है जिसको राजनीतिक पंडित इनकार नहीं कर रहे हैं कि चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन के साथ खुल करके जुड़ना। तो इस चिराग पासवान के जुड़ने से जो दलित वोट हैं उनका ध्रुवीकरण हुआ और वो बीजेपी के पक्ष में और महागठबंधन के पक्ष में एकजुट होकर के पड़े। और इसी वजह से कई राजनीतिक पंडित यह कयास लगा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के लिए एक महादलित चेहरे के रूप में उभरेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को एक सशक्त महादलित चेहरे की आवश्यकता पड़ेगी। और जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी का इतिहास रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इनकी जो जनता में महादलित में पैठ है और न सिर्फ महादलितों में बल्कि अन्य वर्गों में भी इनकी पैठ है, वो इनकी सहमति का दायरा बढ़ाती है। और इसी वजह से हो सकता है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को बिहार में इस बार बम्पर रुझान जो है सामने उसके फेवर में आ रहे हैं। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है जीत पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया। बिहार के लोगों को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कहा धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के लोगों को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने राज्य के विकास को तेजी देने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया है। उन्होंने सही समय पर सही चुनाव कर अपनी समझदारी दिखाई है। बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहानी ने कहा, हम जनता के लिए लड़े और लोगों को हर बात की जानकारी देकर अपना कर्तव्य निभाया। यह जनता पर निर्भर है और उन्होंने इसे नहीं समझा, इसलिए उन्होंने अपना मत भाजपा और नीतीश जी को दिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। कारण ऐसा है कि जो हम लोगों से गलती हुआ तो उसके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो और हम लोग मजबूती से लड़े। अब देखना है कि जो मोदी जी वादा किए, नीतीश कुमार वादा किए हैं, खास करके हमारी माता बहन जो है उनसे 10,000 रुपया उनको दिया गया। बीच चुनाव में 1.5 करोड़ माता बहन
और उनको बताया गया कि 10,000 रुपया आप अभी लीजिए और 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो हमारे राज्य के माता बहन निश्चित तौर पे गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं और उनको लगा कि 1,90,000 रुपया और आएंगे तो हमको हमारे बहुत सारे काम निकल जाएंगे, बहुत सारे चीजें दूर हो जाएंगे, तो उस नाते उनको वोट कर दिए। चुनाव में हार और जीत होता ये हमको पहले से पता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार में एनडीए की जीत का जश्न मनाने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा यह जीत साबित करती है कि जनता मजबूत और स्थिर सरकार चाहती है और कांग्रेस शासन से जुड़ी भ्रष्टाचार और झूठे वादों को खारिज कर चुकी है। बिहार की जनता ने गप्पू भैया और पप्पू भैया के जोड़े को भी नकार दिया है। आगे जहां भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां भी झूठ, अफवाह, भ्रम और जो भ्रष्टाचार जो इनके शासन में हुआ करता था, अब जनता उसको नकारेगी। यहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है कि इनको जो है बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करेगी। पूरे बिहार की जनता ने गप्पू भैया और पप्पू भैया की जोड़ी को बाहर कर दिया है कि आगे जहां भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब आपको बताते हैं कि एनडीए की जीत पर सभी नेताओं ने क्या कहा। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, यह जनता की प्रतिक्रिया है, हमारे पास अनुभव है और हम जनता को जानते हैं। बिहार में डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर जनता ने हमें वोट दिया है। जनता क्या करेगी वो नहीं बताती है, मन में कुछ रखती है और लोगों से बोलती है कुछ। लेकिन हम लोग 45-47 साल का अनुभव है, हम लोग जनता के नब्ज को पहचानते हैं और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बिहार में काम किया, नीतीश जी महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में बात किया, आम सुविधाओं को जिस रूप में उन्होंने मुहैया कराया, चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इवन लॉ एंड ऑर्डर की बात, अपने आदमी को उन्होंने नहीं छोड़ा। जो जैसा पाया गया कानून के दायरे में उसको भेजा गया। बारंबार बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा, 24/7 की पॉलिटिक्स करनी होगी। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं तो बीजेपी दूसरे पे लग जाती है, तीसरे पे लग जाती है। वैसे कांग्रेस को करना होगा, ये एयर कंडीशन में बैठकर राजनीति नहीं होगी, सड़कों पर उतरकर धूल फाकना होगा और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सभी के लिए काम करना होगा। तभी जाकर इस महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन का कोई अर्थ है, अन्यथा सब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।